लेकिन जब मैं उस फेज़ में था ना, आई नेवर यूज्ड टू टॉक। मैं चाहता मैं अकेला रहूँ, घर पे मेहमान ना आए। कोई फ़ोन बजना ना, दिल की धड़कन तेज़, ओह! ये क्या न्यूज़ आई होगी? सुभान अल्लाह ब्रो। इवन घंटी का बजना बाहर, कोई आफ़त आ कुछ गई बुरा है, आने कोई वाला बुरा सीरियस आने फियर वाला ऑफ द है। अननोन। सो और मैं तो इबादत में भी ठीक हूँ और जो है मेरी नमाज़ें हर लिहाज से ना मैं बड़ा मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचता। मतलब मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजारता हूँ, लेकिन मैं फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन में क्यों आ गया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह जिस बंदे से प्यार करता है उसको आजमाइशों से गुजारता है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। तो आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किन ख्यालों में गुम है, उसके ख्यालात किस तरह के हैं। कि हमारी जिस तरह का लाइफस्टाइल है, आप बल्कि उसमें बताइए कभी। आई थिंक हम लोग मोस्ट ऑफ द डे ना स्ट्रेस के अंदर ही स्टे कर रहे हैं। मौजूद लम्हे में ना रहना, मुस्तकबिल के बारे में और माजी के बारे में सोचते रहना। माजी को बदलने का पछतावा कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, पता नहीं मुस्तकबिल में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। एंग्जाइटी वसवसे और शक की बीमारी है। आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढोगे, आप हर चीज़ पे खुद पे शक करोगे, दूसरों पे शक करोगे, आप इतना आइसोलेटेड हो जाओगे, दिल की धड़कन इतनी तेजी से शूट करेगी, टैकीकार्डिया इतना ज़्यादा होगा कि आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे आपका दिल बंद हो रहा है। तो वसीम भाई, एक और जो बड़ा यानी आजकल का जो एक मैं समझता हूँ कि एक कोविड के बाद जो पेंडेमिक है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, ठीक है। एंड मैं घर में गया F11 में, ह्यूज हाउस माशाल्लाह, फुल ऑफ लग्जरीज। यंग सा बॉय था इन हिज टीन एज। उनकी मदर ने कहा कि मेरा बेटा डिप्रेशन पे है और सब कुछ। जब मैंने लड़के से बात की, हिज लाइफ वॉज परफेक्ट लाइक एनी थिंग, नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर, नो हार्ट ब्रेक्स, नो ड्रग एडिक्शन, नथिंग एट ऑल। लेकिन लाइफस्टाइल ऐसा हुआ था जिसमें स्पोर्ट्स नहीं है और सारा दिन फ़ोन और गेम्स और सब कुछ, और डेफिनेटली एक डिप्रेशन, एक मेंटल इलनेस भी है। सो और फिर जितने ज़्यादा FAQs रिसीव होते हैं, मैं एंजाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। सो एक बहुत बड़ा एक एपिडेमिक बन चुका है पूरी दुनिया में। और इसमें यानी वी शुडंट बी नाइव कि टू थिंक कि सिर्फ नॉन मुस्लिम इसमें हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा इसमें हैं। और आई थिंक इस पे आज बात कर लेते हैं, और स्पेशली टूरिस्ट में हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। आपका ये फील्ड भी है, आप इसमें काउंसलिंग सर्विसेज भी देते हैं इंशाल्लाह। सो क्या ख्याल आपका है? ये मेरा ये जो आपने एनालिसिस बात ठीक की ना है? कि मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ा अच्छी आपने बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो इबादत में भी ठीक हूँ और जो है मेरी नमाजें हर लिहाज से ना मैं बड़ा मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचता। मतलब मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजारता हूँ, लेकिन मैं फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन में क्यों आ गया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह जिस बंदे से प्यार करता है उसको आजमाइशों से गुजारता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सज़ा के तौर पे इस बीमारी में डाला जा रहा है, लेकिन आप पे अगर मुश्किल वक्त है तो अल्लाह ताला का ये भी वादा है कि हर सख्ती के बाद आसानी है, ये अल्लाह ने वादा रखा है। वो जो बीमारी है ना, वो आपको बड़ा जो है ना डिसिप्लिन करने के लिए आई है, बड़ी चीज़ें सिखाने के लिए आई है। लोग जो है ना वो उस बीमारी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो फिर जैसे कहा कि डायरेक्टली एंटी डिप्रेसेंट्स पे और इन चीज़ों के ऊपर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर बहुत केस बिगड़ा हुआ है तो वक्ती तौर पे अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो स्टार्ट में अगर ऐड उसको किया भी जाता है तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि क्या वो बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, क्या वो जो है अपनी डाइट का ख्याल रखता है। विटामिन डी डिफिशिएंसी का और डिप्रेशन का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी तरह से नींद के ऊपर देखें कि कहीं वो रातों तक मतलब सिर्फ जागता तो नहीं रहता, और जब सोता है तो फिर उसको सुबह की कोई होश नहीं है। मतलब पूरे दिन में उसकी वो रूटीन कैसी है उसको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर कोई एक टीचर, कोई एक उस्ताद, कोई एक बंदा ऐसा है जिससे वो अपना ये मसला डिस्कस करता है, क्योंकि पेरेंट्स से ना बच्चे छुपा रहे होते हैं चीज़ें, और बाज़ औक़ात पेरेंट्स बड़े हार्श भी हो जाते हैं क्योंकि एंग्जाइटी डिप्रेशन नज़र नहीं आ रही होती। ये जुमला कहा जाता है कि चंगा भला है ड्रामे करता है, इतना तुम्हारे ऊपर हमने इतने तुम्हें महंगे स्कूलों में डाला और ये देखो तुम क्या निकला है। इस तरह से ना सारा कुछ तो दिया हुआ, फिर किस चीज़ की डिप्रेशन है? वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फिक्र है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। तो आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किन ख्यालों में गुम है, उसके ख्यालात किस तरह के हैं। तो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट भी, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलिंग करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आप हेल्प दें, क्योंकि उसको हेल्प की ज़रूरत है। आपका बच्चा बीमार है। मैं तो बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें एक मेडिकल डॉक्टर थे, कहते हैं मेरे आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 35 ईयर्स, और मैं बड़े यकीन से बात कर सकता हूँ कि 90% प्लस जो जितनी भी बीमारियाँ, मतलब उनका हर किस्म की बीमारियाँ, इट स्टेम्स फ्रॉम स्ट्रेस। कहते हैं सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस,
या क्यों ना कोई इस तरह के कोई स्ट्रेसेस होते हैं जो हमारी इवेंचुअली थॉट से लिंक्ड होते हैं, उनका गहरा ताल्लुक डेफिनेटली हमारी थॉट से, कहते इट्स ऑल स्टेम्स फ्रॉम देयर एंड इट लीड्स टू, कहते हैं इवन मेजर बीमारियाँ, कैंसर भी अगर आप जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं थॉट, और कहते हैं इनका इलाज अब इस पर बड़ी रिसर्च आ रही है अबाउट हीलिंग और हाउ थॉट्स कैन एक्चुअली डेवलप द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, स्टार्ट द प्रोसेस एटलीस्ट। मेडिकेशन अपनी जगह है, वो उसको कोई डिनाई नहीं करता। इनफैक्ट ज़्यादातर जो ट्रॉमा होता है, कोई चोट लग जाना, कट लग जाना, इसके ऊपर तो हमें समझ लगती है, बट जो क्रॉनिक जितनी भी है ना डिजीज़ेज हो गई, जिसमें स्ट्रेस हो गया, एग्जाइटी होगी, जो चलती आ रही है, इवन फिजिकल भी कुछ, उसका हमारे जहन से बहुत गहरा ताल्लुक है। इवन वो सामिन सिनिक भी कह रहा था ना, कहता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, ये नेगेटिव कमांड्स प्रोसेस नहीं कर सकता। यानी आप कहेंगे ना कि डोंट बी स्ट्रेस, डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक टेंशन, तो वो डोंट के वर्ड को फैदम नहीं कर सकता, वो स्ट्रेस या टेंशन के वर्ड को फैदम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू गाइस जो भी सुन रहे हैं, डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है, डू वी ऑल थिंक ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है। इवन जो स्कीयर्स होते हैं, वो जब उनको कमांड ये नहीं दी जाती वॉच आउट द ट्री, वॉच आउट द ट्री, वो दरख्त को देखेंगे और जिस चीज को इंसान देख रहा होता है ना उसी में जाके इंसान फोकस करता है, उसमें लगता है। सो वो कहते हैं कि वॉच द पैथ, वॉच द पैथ। तो इसलिए ये जो हमारा इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। व्हेन यू लुक एट द ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ, when you watch the trees and the stones in your life, all what you will do is go and hit them और आप गिर जाएंगे। But when you will watch the path, कि रास्ता कहाँ से निकल रहा है, तो अल्लाह ताला आपको उससे डेफिनेटली निकालना शुरू कर देंगे। इवन बाइकिंग की फील्ड में भी ना, ये हमारा बड़ा कॉमन रूल है। जब हम कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं ना, इवन रेसिंग बाइक्स के लिए भी, हमारा चेहरा बिल्कुल इधर नहीं होता, हमारा चेहरा उधर कॉर्नर पे होता है, क्योंकि यू गो वेयर यू लुक एट। आपने जहाँ जाना है आप उस कॉर्नर की तरफ देखते हो। So, ये एक बाइकिंग में यूनिवर्सल रूल है। सो अगेन यू गो वेयर यू लुक एट। अगर आप ऑब्स्टेकल्स, परेशानियों को जहन में देख लें कि यार मेरे क्या बनेगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं अल्लाह ताला मेरे मामला क्या करेगा फाइनेंशियली, तो फिर हो सकता है वही हो। और हदीस में आता है ना, ज़न्नी अब्दी भी, अपने बंदे के गुमान के मुताबिक, जो गुमान रख रहे हो वो वैसे ही है। अक्सर पेशेंट्स आते हैं, जब वो कहते हैं ना कि हमें एंग्जाइटी है, तो मैं उनसे अगला क्वेश्चन करता हूँ कि एंग्जाइटी स्टार्ट कैसे हुई। तो वो बात करते हैं कि मोहल्ले में किसी की सडन डेथ हो गई। तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि दुनियादार अचानक मरता है, दीनदार की मौत पूरी प्लानिंग से होती है, उसको अल्लाह पहले से ही ना अपने प्लान के मुताबिक अपनी तरफ बुलाता है। लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फलाना मर गया तो अब लगता है मैं भी मरने वाला हूँ। ये फेयर डेवलप होता है। अब फाइट एंड फ्लाइट जो है ना, ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है हमारे वजूद के अंदर। मिसाल के तौर पे हम यहाँ बैठे हैं और एकदम से शेर आ जाता है, तो हमने जान बचाने के लिए दौड़ लगानी है। अब वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, वो फाइट एंड फ्लाइट से हमें मिलेगी, कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे। लेकिन जैसे ही हम बच गए, किसी दरख्त के छांव के नीचे हम बैठ गए और हम रिलैक्स कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने शेर से बचा लिया। अब जो एक्टिवेट होगा वो होगा रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम करो और हजम करो। एंग्जाइटी में एक ना नजर आने वाला शेर, फेयर, वो मुस्तकबिल का डर भी हो सकता है, मौत का डर भी हो सकता है। इवन आई थिंक डेली रूटीन में हमारे इतने स्ट्रेसेस होते हैं छोटे मोटे, आप और बल्कि हमारी ये जो फ्लाइट एंड फ्लाइट है, जैसे लाइक हमारा एक सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ना, हमारी बॉडी देती है। तो अब आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है घर में, पेरेंट्स के साथ बच्चों का, हस्बैंड वाइफ का आपस में, बाहर किसी बिजनेस में, किसी मामले में, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट दैट लीज, वो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, एंड दैट ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्ड सिस्टम, आप इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है। और अब तो मैं नोट करता हूँ कि हमारी जिस तरह का लाइफस्टाइल है, आप बल्कि उसमें बताइए कभी, आई थिंक हम लोग मोस्ट ऑफ द डे ना स्ट्रेस के अंदर ही स्टे कर रहे हैं। हमारा रेस्ट वाला पीरियड जो है ना, कोई लड़ाई हो गई, किसी ने गाली दे दी, ठीक हो गया, अब वो गाली एक दफा दी गई, बिल्कुल एंग्जाइटी का पेशेंट उसको 50,000 दफा अपने दिमाग में रिपीट कर रहा है और उसी के अंदर फंसा हुआ है, ऑब्सेस्ड है उसी थॉट्स के साथ कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसने मुझे एक गाली दी। अब वो ना नजर आने वाला शेर उसको नजर आ रहा है एग्जैक्टली, और वो फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर्ड है। हाँ, और ही इज इन दैट स्टेट। बिल्कुल जैसे गाड़ी के एक्सीलेटर पे आपने पैर रखा हुआ है और आप उसको खींच नहीं रहे हो, बस गाड़ी की जो हालत होगी वही बंदे की हो जाती है। फिर साइकोसोमैटिक, यानी कि जो नफ्सियात हैं वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस हद तक बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है कि बंदा सोच रहा है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, और उसको हार्ट अटैक का पेन स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका रिस्पांस भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। बल्कि मुझे पढ़ा था कहते हैं कि हमारे जो ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं,
कि किसी की किडनी या हार्ट ट्रांसप्लांट करनी है तो उसमें आपको स्ट्रेस हार्मोन्स देते हैं कॉर्टिसोल, वो ताकि डिफरेंट आपका फॉर्म में। जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड ना करे, तब वो सर्जरी प्रोसीजर हो रही होती। तो आप सोचे हम इतने हाई स्ट्रेस में हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी जब फारिग हुआ पड़ा है तो उसको फिर एड्रीनल फटीग का नाम भी दिया जाता है, बॉडी की बस हो जाती है। इतना ज़्यादा कॉर्टिसोल स्पाइक करता है कि वो जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो इम्यूनिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये जो पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ना कि रिजेक्शन ना हो, जो बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है उसको रोक लेते हैं। तो आप जब स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप अपने उस कॉर्टिसोल को इतना ज़्यादा रिलीज़ करवा रहे हैं बॉडी में, और फिर कॉर्टिसोल जब लेवल्स बढ़ते हैं तो वो हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर के लेवल्स बढ़ाता है। शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं तो इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं, तो वहाँ से डायबिटीज़ की एक बड़ी वजह स्ट्रेस लेना भी है। अक्सर ख़वातीन आती हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुई, कहते हैं मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद उसी ट्रॉमा से होते 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 अभी मैंने टेस्ट कराया, मुझे बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा था तो देखा कि मेरी शुगर भी बढ़ गई है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि 90% या शायद उससे भी ज़्यादा बीमारियाँ स्ट्रेस के साथ मुंसलिक हैं, तो वो गलत नहीं है। अच्छा, इसमें ना मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा ना एग्जाइटी को डिफाइन कर दें, और इवन एग्जाइटी और डिप्रेशन को भी ना, कि हम आपने जैसे कहा ना कि पेशेंट आते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि एग्जाइटी कब शुरू हुई। सो मतलब अगर आप किसी पेशेंट से पूछें या किसी पूछें कि व्हाट इज़ एग्जाइटी, मतलब हाउ डू द पेशेंट्स एक्चुअली नो कि उनको एग्जाइटी किस लेवल की है और किस तरह क्लैरिटी है। मैंने जो है ना वो अली भाई के साथ, मोहम्मद अली भाई के साथ जो वीडियो में मैंने अपनी को, मैं 3 इयर्स एंग्जाइटी से गुजरा हूँ ना, तो मैंने जब अपनी वो स्टोरी बताई ना, तो उसके बाद कितने लोगों ने कांटेक्ट किया जो कह रहे कि हमें पहली दफ़ा पता चला कि हमें एंग्जाइटी है, नहीं तो उन्होंने कोई सीटी स्कैन, कोई MRI, कैंसर तक उनका जहन गया हुआ था कि पता नहीं हमें कौन सी बीमारी है। एको करा चुके हैं, अच्छा ठीक है ना, ECG करवा चुके हैं, होता है है एंग्जाइटी। बिल्कुल एंग्जाइटी, और फिर वो लीड करती है पैनिक अटैक्स की तरफ। अब एंग्जाइटी है क्या? मौजूद लम्हे में ना रहना, मुस्तकबिल के बारे में और माजी के बारे में सोचते रहना। माजी को बदलने का पछतावा कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, पता नहीं मुस्तकबिल में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो जो इंसान ये सोचता है कि मेरे बीवी बच्चों का मेरे बाद क्या होगा, उसका ईमान नामुकम्मल, उसने पालने वाली सिर्फ पे ईमान नहीं लाया। एंग्जाइटी वसवसे और शक की बीमारी है। आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढोगे, आप हर चीज़ पे खुद पे शक करोगे, दूसरों पे शक करोगे, आप इतना आइसोलेटेड हो जाओगे, दिल की धड़कन इतनी तेज़ी से शूट करेगी, टैकीकार्डिया इतना ज़्यादा होगा कि आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे आपका दिल बंद हो रहा है। इसी तरह से दम घुटना, सफोकेशन, ये प्रॉपर लोग फील करते हैं। इसी तरह से इतनी जिस्म में थकावट कि 5 मिनट का काम करना भी मरीज़ के लिए अजाब होगा, कि अगर मैं ये 5 मिनट भी काम करूंगा तो पता नहीं मैं सारा दिन कैसे गुजारूंगा। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, बंदों से कतराना शुरू हो जाते हैं, एक कमरे तक बंद हो जाते हैं। और फिर जब भी कोई फीलिंग आती है तो वो सर का दर्द भी तो हो सकता है, लेकिन एक एंग्जाइटी का पेशेंट क्या सोचेगा, कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है, कहीं अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है एंग्जाइटी में ना, जब फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर हुआ होता है तो पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो लोग समझ रहे होते हैं कहीं मुझे गुर्दों का कैंसर तो नहीं है, कहीं मेरे गुर्दे फेल तो नहीं हो रहे। तो इस सेल्फ टॉक भी बड़ा ज़रूरी है। हाँ, साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना भी ज़रूरी है, लेकिन ख़ुद से कि भाई मेरी मौत का एक दिन मुकर्रर है और मैं वक्त से पहले नहीं जान सकता, और अपने आप को यकीन दहानी कराना कि ए ईमान वालों मज़ीद ईमान लेके आओ। ईमान शक की, वसवसे की नफ़ी करता है। जितना जितना आपका ईमान पुख्ता होता जाएगा, उतना उतना ये ख्यालात आपके जहन से निकलते जाएंगे। आप इनका बसेरा अपने दिमागों में करवा देते हैं कि अब अगर कोई नेगेटिव थॉट आई है तो उसको आपने इतनी दफ़ा रिपीट किया ना कि अब वो आपकी जान नहीं छोड़ रही। और इसी तरह से फिर पैनिक अटैक होता है, वो तो फिर इतना ख़तरनाक होता है कि उसमें आपको लिटरली ऐसे लग रहा होता है कि जैसे यही मोमेंट है और जो मौत का फरिश्ता है वो आ चुका है। और उससे जब वो लोग निकलते हैं तो पैनिक अटैक से भी ज़्यादा ख़तरनाक फेयर ऑफ अनदर पैनिक अटैक है कि कहीं ये फिर ना। और आई थिंक उसकी वजह से अटैक्स होते भी, आई नो समवन जिनके साथ ही हुआ है, यू नो, एक पैनिक अटैक हो गया ना, अब वो उसकी जो पैनिक अटैक होने से पहले जो सिम्टम, जो फीलिंग्स आई थी ना, अब वो नॉर्मल सी फीलिंग्स थी, थोड़ा सा जैसे होता है ना सांस फूल जाना है, बिल्कुल इस तरह की सा होता है ना। लेकिन उसके बाद फिर अब वो जब भी वो कहते हैं कि जब भी वो थोड़ा सा भी वो सिनेरियो सिमिलर होता है ना, उनको लगता है पैनिक अटैक, और उसके बाद मल्टीपल अटैक्स हो गए जस्ट थिंकिंग कि मुझे पैनिक अटैक आने वाला है, एंड इट रिजल्टेड इन एक्चुअल पैनिक अटैक। नहीं होता ये कि मैं खुद भी एंग्जाइटी के एक फेज से गुजरा हूँ। ये होता है कि व्हेन यू आर वरिड कि मुझे वो दोबारा ना हो जाए ना, ये जो वरी है ना कि मुझे दोबारा ना हो जाए, मुझे दोबारा ना हो जाए, और आप हर चीज ना जहन में कनेक्शंस बनाते हो, उस वजह से मुझे हुआ था, उस वजह से मुझे हुआ था, पूरे पैकेज बनाते कि क्यों अब होने लगा है, क्यों होने लगे। और फिर आपका ना जहन उससे ना यानी एक कनेक्टिविटी डेवलप कर लेते हैं कि जब ये फेज आया
तो उसमें वही हार्ट बीट तेज, वो बंदा जो 100 सीढ़ियाँ चढ़ ले तो सांस नहीं चढ़ता, वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट इतनी तेज कि हर टाइम 24/7 हार्ट बीट तेज है। फिर होंठों का सूख जाना, प्यास लगना, बार बार वॉशरूम का आना, और अगेन यानी लोगों से बात करने की कॉन्फिडेंस शैटर हो जाना, सेल्फ स्टीम लोअर हो जाती है। और यानी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, लेकिन जब मैं उस फेज में था ना, आई नेवर यूज्ड टू टॉक। मैं चाहता मैं अकेला रहूं, घर पे मेहमान ना आए, कोई फोन बजना ना दिल की धड़कन तेज, ओह ये क्या न्यूज आई होगी, सुभान अल्लाह। तो इवन घंटी का बजना बाहर, कोई आफत आ गई है, सीरियस फियर ऑफ द अननोन so और ये फ्यूचर exactly, जो है ना ये पता है वसीम, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, दोज हु वेक अप विद एंजाइटी, यानी द लाइफ इज नॉर्मल completely fine, but when they wake up at a panic attack तो मैं नहीं कहूँगा, but anxiety attack। ठीक है, आपके पास ऐसे कोई केसेस आए हैं या? बिल्कुल, उसकी बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे कोई वजह नहीं होती, लेकिन जब हम प्रॉपर उनसे बात करते हैं, जब वो खुलते हैं, तो पता चलता है कि कोई डिस्टर्ब चाइल्डहुड है, कोई बचपन में कुछ ऐसी चीज़ देखी थी, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, मार्क्स पूरे नहीं आए, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक फेलियर है, कोई अनरिजॉल्व कोई मसला चला आ रहा है जो कि चलते चलते यहाँ तक आया है। वो ज़रा सा जब वो खुलते हैं तो पता चलता है कि पीछे कोई ना कोई बात ऐसी थी। जैसे उस दिन एक साहब आए, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता, और चेहरे पे स्ट्रेस ही स्ट्रेस। तो मैंने कहा कि देखें जी, ये आप रहने दें, ऐसी बात ना करें, जो ये डिनाइल में आप है ना, बगैर स्ट्रेस के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल जो एंजाइटी है, अगर वो एग्जाम से पहले नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे? पहले आप एक्सेप्ट तो करें कि आपकी लाइफ में मसले चल रहे हैं, हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं। बेहतर इंसान वो है जो उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आप अगर एक चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो आपने तो पहला स्टेप ही नहीं लिया। तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे, तो फिर मैंने उनको ये भी बताया कि एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो बंदा कहता है कि 2 ही लोग हैं जिनको एंजाइटी नहीं होती, एक साइकोपैथ्स और एक वो जो कि कब्रिस्तान में दफन है। जो जिंदा है ना, उसकी लाइफ के साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और वो हर इंसान की लाइफ में होती हैं। ऐसे पेशेंट से मैं भी मिला, वो कहते हैं मैं स्ट्रेस लेता नहीं हूँ, बट समटाइम्स आई वेक अप इन एंजाइटी, पैनिक अटैक हो रहा होता है मुझे, और बड़ा लंबा चलता है सारा। तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनका जैसे ही वो उठते हैं ना, कभी कभी, यानी दिस हैपेंस रेयरली, तो उनको वो अटैक क्यों आता है। जब हमने मज़ीद डिग इन किया और डीप डाउन गए, तो फिर उनको मेमोरीज पुरानी याद आना शुरू हो गई, और फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हाँ, मैं जब अराउंड 7th-8th क्लास में था, मैं एक रात को उठा और मैं बड़ा डर गया था, बिकॉज मैं अकेला सो रहा था कमरे में, यूजुअली मेरे सिबलिंग्स साथ सोते थे, और मैं डर गया। और डरने के बाद ना, सिंस मैं इतना एक डिसओरिएंटेड उठा, ना मुझे मेरा नाइट सूट मिल रहा था, ना मुझे कोई घर में नज़र आ रहा था, और डोर लॉक था पेरेंट्स का। तो कहते हैं मैं इतनी टेंशन में था, तो उस टेंशन में ही ना मैं फिर सो गया, और मुझे ना वो कुछ दिन तक टेंशन रही। अच्छा, जब वो ट्रिगर किया तो पता चला कि कोई ऐसा ख्वाब या कोई ऐसा स्ट्रेस उनको मिले ना, जो वो सेम फीलिंग ट्रिगर कर दे, देन ही वेक्स अप इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो उसका ये डेफिनेटली ब्रीदिंग टेक्निक्स बड़ी हेल्प करती हैं। बिल्कुल, डीप ब्रीदिंग। बिल्कुल, ये जो मैंने कहा ना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये वेगस नर्व के कंट्रोल में है। तो एक चीज, वैसे तो उसमें काफी सारे टेक्निक्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा पानी भी चेहरे के ऊपर जोर से मारे, उससे भी रिलीफ हो जाता है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी ना, कि जब हम पेरिफेरल विजन को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि हम कोई अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत जगह के सामने खड़े हैं। एंजाइटी का पेशेंट है, इससे उसका टनल विजन होता है ना, वो बिल्कुल फंसा हुआ रहता है। हर वक्त उसके माथे पे एक परेशानी है, और वो एक ही जगह को लेके ना, एक ही पॉइंट पे बिल्कुल फंसा हुआ है। पेरिफेरल विजन जब आप एक्टिवेट करते हैं, जब आप पूरी अल्लाह की कोई खूबसूरत, कोई मरी चले गए, कोई ग्रीनरी है, उसको आपने खुली नज़र से देखा, और आपने ना बाहर की तरफ देखा, तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, और वेगस नर्व रेस्ट एंड डाइजेस्ट को एक्टिवेट करती है। बहुत सारे एंजाइटी के पेशेंट्स एसिडिटी की शिकायत कर रहे होते हैं, मैदे का निज़ाम धर्म भरम हुआ होता है, डाइजेशन, और उसके लिए फिर वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी ले रहे होते हैं, मैदे की और अद्वियात भी ले रहे होते हैं। ये हमारा मेन ब्रेन है, मैदा हमारा सेकंड ब्रेन है। जब तक मेन जो ब्रेन है वो स्ट्रेस में है, हाजमे का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। अब आप हद चेक करें कि स्ट्रेस वहीं का वहीं है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, और अद्वियात का अंबार लिया जा रहा है। और ये जो PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये विटामिन की डेफिशिएंसी करा देती हैं, खास तौर पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देती है। विटामिन B12 का नर्वस सिस्टम का और रेड ब्लड सेल्स का क्या लिंक है, वो हर कोई देख सकता है आजकल।
तो ये नहीं कि वो मेडिकेशंस जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी करा रही हैं वो आप ले रहे हो, उनके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जो सही थेरेपी थी वो उसकी तरफ आप नहीं जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप बस उस बीमारी को खींचे जा रहे हो, उस एक बीमारी से कई बीमारियां निकलने वाली हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि लोगों को हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेके आना है। वही जो हम बात करते हैं, अल्लाह ने हमें मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। एक्सरसाइज करने से वो जो एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन रिलीज हो रही होती है, ये जो फाइट एंड फ्लाइट में जो हार्मोन, उनको हम यूज़ कर लेते हैं, उससे यह है कि वो एंजाइटी हमारे ऊपर हावी नहीं होती। ये एग्जैक्टली जो है ना, ये पता है वसीम, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, दोज हु वेक अप विद एंजाइटी, यानी द लाइफ इज नॉर्मल completely fine, but when they wake up at a panic attack तो मैं नहीं कहूँगा, but anxiety attack। ठीक है, आपको बस ऐसे कोई केसेस आए हैं या? बिल्कुल, उसकी बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे कोई वजह नहीं होती, लेकिन जब हम प्रॉपर उनसे बात करते हैं, जब वो खुलते हैं, तो पता चलता है कि कोई डिस्टर्ब चाइल्डहुड है, कोई बचपन में कुछ ऐसी चीज़ देखी थी, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया, मार्क्स पूरे नहीं आए, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक फेलियर है, कोई अनरिजॉल्व कोई मसला चला आ रहा है जो कि चलते चलते यहाँ तक आया है। वो ज़रा सा जब वो खुलते हैं तो पता चलता है कि पीछे कोई ना कोई बात ऐसी थी। जैसे उस दिन एक साहब आए, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता और चेहरे पे स्ट्रेस ही स्ट्रेस। तो मैंने कहा कि देखें जी, ये आप रहने दें, ऐसी बात ना करें, जो ये डिनाइल में आप हैं ना, बगैर स्ट्रेस के हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल जो एंजाइटी है, अगर वो एग्जाम से पहले नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे? पहले आप एक्सेप्ट तो करें कि आपकी लाइफ में मसले चल रहे हैं, हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं। बेहतर इंसान वो है जो उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आप अगर एक चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो आपने तो पहला स्टेप ही नहीं लिया। तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे, तो फिर मैंने उनको ये भी बताया कि एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो बंदा कहता है कि दो ही लोग हैं जिनको एंजाइटी नहीं होती, एक साइकोपैथ्स और एक वो जो कि कब्रिस्तान में दफन है। जो जिंदा है ना, उसकी लाइफ के साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो हर इंसान की लाइफ में होती हैं। ऐसे पेशेंट से मैं भी मिला, वो कहते हैं मैं स्ट्रेस लेता नहीं हूँ, बट समटाइम्स आई वेक अप इन एंजाइटी, पैनिक अटैक हो रहा होता है मुझे और बड़ा लंबा चलता है सारा। तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनका जैसे ही वो उठते हैं ना, कभी कभी, यानी दिस हैपन्स रेयरली, तो उनको वो अटैक क्यों आता है। जब हमने मज़ीद डिग इन किया और डीप डाउन गए तो फिर उनको मेमोरीज़ पुरानी याद आना शुरू हो गई, और फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हाँ, मैं जब अराउंड 7th 8th क्लास में था, मैं एक रात को उठा और मैं बड़ा डर गया था, बिकॉज मैं अकेला सो रहा था कमरे में, यूजुअली मेरे सिबलिंग्स साथ सोते थे, और मैं डर गया। और डरने के बाद ना, सिंस मैं इतना एक डिसओरिएंटेड उठा, ना मुझे मेरा नाइट सूट मिल रहा था, ना मुझे कोई घर में नज़र आ रहा था, और डोर लॉक था पेरेंट्स का। तो कहते हैं मैं इतनी टेंशन में था, तो उस टेंशन में ही ना मैं फिर सो गया, और मुझे ना वो कुछ दिन तक टेंशन रही। अच्छा, वो ट्रिगर किया तो पता चला कि कोई ऐसा ख्वाब या कोई ऐसा स्ट्रेस उनको मिले ना, जो वो सेम फीलिंग ट्रिगर कर दे, देन ही वेक्स अप इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो उसका ये डेफिनेटली ब्रीदिंग टेक्निक्स बड़ी हेल्प करती हैं। बिल्कुल, डीप ब्रीदिंग। बिल्कुल, ये जो मैंने कहा ना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये वेगस नर्व के कंट्रोल में है। तो एक चीज, वैसे तो उसमें काफी सारे टेक्निक्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा पानी भी चेहरे के ऊपर जोर से मारे, उससे भी रिलीफ हो जाता है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी ना, कि जब हम पेरिफेरल विजन को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि हम कोई अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत जगह के सामने खड़े हैं। एंजाइटी का पेशेंट ऐसे, उसका टनल विजन होता है ना, वो बिल्कुल फंसा हुआ रहता है, हर वक्त उसके माथे पे एक परेशानी है और वो एक ही जगह को लेके ना, एक ही पॉइंट पे बिल्कुल फंसा हुआ है। पेरिफेरल विजन जब आप एक्टिवेट करते हैं, जब आप पूरी अल्लाह की कोई खूबसूरत, कोई मरी चले गए, कोई ग्रीनरी है, उसको आपने खुली नज़र से देखा और आपने ना बाहर की तरफ देखा, तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, और वेगस नर्व रेस्ट एंड डाइजेस्ट को एक्टिवेट करती है। बहुत सारे एंजाइटी के पेशेंट्स एसिडिटी की शिकायत कर रहे होते हैं, मैदे का निज़ाम धर्म भरम हुआ होता है, डाइजेशन, और उसके लिए फिर वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी ले रहे होते हैं, मैदे की और अद्वियात भी ले रहे होते हैं। ये हमारा मेन ब्रेन है, मैदा हमारा सेकंड ब्रेन है। जब तक मेन जो ब्रेन है वो स्ट्रेस में है, हाजमे का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। अब आप हद चेक करें कि स्ट्रेस वहीं का वहीं है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा और अद्वियात का अंबार लिया जा रहा है। और ये जो पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी करा देती हैं, खास तौर पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देती है। विटामिन B12 का नर्वस सिस्टम का और रेड ब्लड सेल्स का क्या लिंक है, वो हर कोई देख सकता है आजकल। तो ये नहीं कि वो मेडिकेशंस जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी करा रही हैं वो आप ले रहे हो, उनके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जो सही थेरेपी थी वो उसकी तरफ आप नहीं जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि
आप बस उस बीमारी को खींचे जा रहे हो, उस एक बीमारी से कई बीमारियां निकलने वाली हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि लोगों को हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेके आना है। वही जो हम बात करते हैं, अल्लाह ने हमें मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। एक्सरसाइज करने से वो जो एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन रिलीज हो रही होती है, ये जो फाइट एंड फ्लाइट में जो हार्मोन, उनको हम यूज़ कर लेते हैं। उससे यह है कि वो एंजाइटी हमारे ऊपर हावी नहीं होती।